मैं वसुंधरा राजे हम बात करेंगे सरकार के 4 साल की सीरीज में। अपने लगातार 4 दिसंबर से इस सीरीज को आप देख रहे हैं। अलग अलग विभागों को लेकर के हमने चर्चा की है। हमारे पैनलिस्ट भी जुड़े, आप लोगों का स्नेह भी हमें काफी मिलता रहा। एक बार फिर हम आपके साथ हैं और सामने आप देखेंगे उद्योग विभाग किसी प्रदेश के लिए सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होता है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री को लेकर के ये कहूं कि हर सरकार वेलकम करती है इंडस्ट्रियलिस्ट का, निवेशक का। और अब ये बात सही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो काफी आधार बना है, और निवेशकों की भूमिका जो किसी प्रदेश में रहती है वो एक उस प्रदेश के विजन को क्लियर करता है कि वास्तव में निवेश कितना आ रहा है। सरकारों में होड़ भी मची हुई है, यहां भी रिसर्जेंट राजस्थान हुआ, 3.38 लाख करोड़ के एमओयू भी हुए। सरकार का दावा है कि 60% उसमें इंप्लीमेंट भी हुआ है। चलिए हम आपको दिखाएंगे कि विभाग के मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, उनके क्या दावे हैं और आम पब्लिक क्या रिएक्ट करती है इंडस्ट्री को लेकर। रिसर्जेंट राजस्थान के अंदर हमने जो 470 एमओयू किए 3.38 लाख करोड़ के, मुझे कहते हुए बड़ी संतुष्टि है कि 3,38,000 करोड़ के एमओयू में से 2,02,000 करोड़ के एमओयू या तो इम्प्लीमेंटेड है या इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस के अंदर है। राजस्थान के अंदर एमएसएमई सेक्टर के अंदर जिस प्रकार की ग्रोथ की कामना हम सब लोग करते हैं, उसकी दिशा में हम बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़े। राजस्थान एस्पायरिंग लीडर की कैटेगरी में था, उससे लीडर स्टेट की कैटेगरी में आया। लेबर रिफॉर्म्स के मामले में हमने पूरे हिंदुस्तान को नई दिशा दिखाई है। वस्त्रा की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। वस्त्रा के माध्यम से हम इंटरनेशनल एप्पल एग्जीबिशन कर रहे हैं। इस बार भी हमने किया, बड़ा एनकरेजिंग रिजल्ट हमारे सामने आए। और हमने कोशिश की कि राजस्थान और जयपुर फाइबर टू फैब्रिक एंड फैब्रिक टू फैशन इसका हब बन जाए। और मुझे कहते हुए बड़ी संतुष्टि है, $55 मिलियन का बिजनेस और बिजनेस इंक्वायरीज इस वस्त्रा के माध्यम से जनरेट हुई, जो अपने आप में कीर्तिमान है। हमने तय किया कि कोई भी नया इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा जहां पर एफ्लुएंट पैदा होगा, तो वहां एफ्लुएंट का ट्रीटमेंट प्लांट पहले हम सीईटीपी पहले लगाएंगे। किसी भी आदमी को अगर नॉर्दर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न मार्केट के अंदर हिंदुस्तान के में आना होगा तो उसे राजस्थान आना पड़ेगा। अब इस जीएसटी के बाद में जब इक्वल लेवल प्लेटफॉर्म पैदा हो गया है, तो नॉर्दर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडियन मार्केट को टैप करने की कोशिश जो भी करेगा, उसके लिए राजस्थान की ओर से समय शुरू होता है। अब राजस्थान औद्योगिक क्रांति के कंगाल पे खड़ा है, उस जगह पे खड़ा है जहां राजस्थान हिंदुस्तान के औद्योगिक पटल के ऊपर नया इतिहास लिखेगा। हमें करीब 15-16 इंडस्ट्री एरियाज की क्लियरेंसेस मिल चुकी है इसी में, और इससे 3,03,000 हेक्टेयर की जमीन हमारे पास में ऐसी है जो ईसी क्लियर्ड है। हमने कई पॉलिसी लेवल के ऊपर सीरियस इंटरवेंशंस किए हैं, जिन इंटरवेंशंस के माध्यम से मैं समझता हूं राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट बना है। हमने जापानी जोन 2 बनाया है। 2 में सेरेमिक डेडिकेटेड पार्क की बात आपसे कह रहा था। ईएसडीएम सेक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हमने क्लस्टर डेवलप किया है सलारपुर के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के 4 साल सरकार को बनने में जो ये गौरव प्रतीत हो रहा है, आज की तारीख में जो उद्यमी के लिए भारतीय सरकार एवं राज्य सरकार ने जो कार्य किए हैं वो सराहनीय है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के कार्यकाल में किसी प्रकार से कोई भी व्यापारी वर्ग, चाहे दुकानदार वर्ग, चाहे आम वर्ग, किसी प्रकार से संतुष्ट नहीं है। अभी बहुत सारे इकोनॉमिक जोन
वसुंधरा राजे सरकार, हमारी माननीय वसुंधरा राजे सरकार बना रही है, जिससे बहुत बेहतर आने वाले टाइम में बहुत बेहतर राजस्थान के उद्योगों का माहौल होने वाला है। यानी लगभग 6000 वर्कर जो रोजगार से लगे हुए थे, वो इन यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में जो बंद और स्लम मारा है, इसके वजह से आज सफर है, वो सड़क पे हैं और मैं भी उसमें हूँ। तो ये इसमें नीतियां सरकार की हैं। जो भी सरकार ने टैक्सेस लागू किए, जीएसटी लागू किया, नोटबंदी हुई, इससे अभी उभर भी नहीं पाए हैं लोग बाग और समझ नहीं पाए पूरी तरह से कि भाई क्या होना है। उसमें लोग बाग जो है ना, क्लियरली काम हो नहीं पा रहा। सरकार उद्योगों को ध्यान रखते हुए जो काम कर रही है, उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में उद्योग बढ़ेगा राजस्थान का, और विशेष रूप से जोधपुर जैसी जगह पे जहां शिल्प और अपने हैंडीक्राफ्ट का जो मार्केट है सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है। निश्चित रूप से इससे आने वाले समय पर जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट और शिल्प के जो उद्योग है उसको प्रोत्साहन मिला है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, किसी तरह का हो, वो परेशान है, क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे नहीं होंगे तब तक लोगों को व्यवस्था ढंग से नहीं बनेगी। इस पर हमारी मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल नजर नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई इम्प्रूवमेंट है, हालांकि विशफुल थिंकिंग ये है कि इम्प्रूवमेंट हो, लग रहा है इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्या उसका असर हमारे पास थोड़ी देर में आएगा या सब कुछ हवाई बातें हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं भी इस प्रश्न का उत्तर सोच रहा हूं। आपने सुना मंत्री राजपाल सिंह शेखावत और आम पब्लिक के भी मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए एक अनुकूल माहौल है, लेकिन जीएसटी और नोटबंदी ने कमर जरूर तोड़ी है। सरकार को कुछ नीतियों में सुधार करना चाहिए, मॉनिटरिंग का अभाव है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ इस वक्त डीके छंगानी साहब कम्युनिस्ट नेता हमारे साथ में, जो ट्रेड यूनियंस के लिए काफी लंबे समय तक काम किया इन्होंने, और सुरेंद्र धाकड़ साहब कांग्रेस से हमारे साथ में हैं, मुकेश चेलावत जी भाजपा नेता हमारे साथ में हैं, और अजय अग्रवाल साहब व्यापारी हमारे साथ में हैं। अजय जी, मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार का 4 साल पूरा हो चुका है, इंडस्ट्री के लिहाज से हम देखें तो व्यापारी कितना खुश है? देखिए, अगर देखा जाए तो इस शासन के अंदर काफी कोशिशें करी गई कि उद्योग जगत को, व्यापार जगत को बढ़ावा मिल सके, और इसके लिए बहुत सारे प्रयास अगर कहें कि सरकारी स्तर पे भी किए गए, प्राइवेट स्तर पे भी किए गए। उद्योगों को यहाँ पे लाने के लिए अगर कहें कि अगर बड़े सम्मेलन करना चाहें वो भी करे गए, पर कुछ कारणों से या कैसे भी कहा जाए कि अगर जितना अपने को यहाँ पे हम लोगों को उद्योग जगत को या व्यापार जगत को यहाँ बढ़ावा मिलना था वो यहाँ नहीं मिल पाया। और वजह क्या रही साहब? अजय जी, क्या रही वजह? कुछ तो होगा कि व्यापारियों को अनुकूल माहौल नहीं मिल पाया, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही, क्या वजह क्या रही? देखिए, दो तरह से राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए, एक तो अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखा जाए तो वो पिछले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ टाइम से रुका हुआ है। साथ ही साथ अगर मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में करा जाए तो डे बाय डे पिछले सालों की तुलना के अंदर कहीं ना कहीं इसमें गिरावट ही आ रही है। यहाँ जिसे कोशिश करने के बाद में भी अगर उसके अंदर अपन ये कहें कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयत्न बहुत ज्यादा नहीं किया गया कि मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए कि अनुकूल माहौल बना जाए। बहुत सारी घोषणाएं की गई, पर घोषणाओं को अगर कहा जाए कि अगर उसको अपन धरती पे अमल लाना, वो अमल हमारा पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। जैसे इंडस्ट्री आने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के लिए अपन कहते थे, उसके लिए अभी तक भी प्रॉब्लम वो आज तक की बरकरार है कि कोई भी इंडस्ट्री लगाने आना चाहता है तो उसको उतनी सुविधाएं यहाँ पे मिलती नहीं है, उसको टाइम इतना लग जाता है, क्लियरेंस नहीं मिल पाती कि वो इंडस्ट्री नहीं लगा पाता। ऐसे मीडियम जितने भी व्यापार होते हैं उनके लिए करने के लिए सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी तक यहाँ पे नहीं मिल पा रही, इसलिए उद्योग गति नहीं पकड़ पा रहा अपना। धाकड़ साहब, आपके पास में आना चाहूंगा कि सिंगल विंडो सिस्टम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप लोगों के टाइम पे सिंगल विंडो सिस्टम था, उस वक्त यही बात आती थी, देखिए व्यापारी कोई आएगा, इस प्रदेश का भला होगा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। सिंगल विंडो सिस्टम को आप लोग भी दुरुस्त नहीं कर पाए, वर्तमान सरकार पे भी उंगलियां उठ रही हैं। खैर चलिए, लेकिन आगे हम अगर बढ़ते हैं, इसका तो मैं जवाब चाहूंगा कि वास्तव में कभी आप लोग डेफ में जाने की कोशिश करते हो, व्यापारी आपके पास भी बहुत सारे आते हैं, कि वजह क्या है कि हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। सरकारों की नियत होती है व्यापारी यहाँ पे आए,
तो ऐसी कौन सी कुंडली है जो खुल नहीं पा रही, ना आप खोल पाए ना ये सरकार खोल पा रही है? और दूसरा, इस 4 साल के कार्यकाल को कैसा देखते हैं? राजपाल सिंह जी शेखावत का साफ दावा है इससे बेहतर कार्यकाल इंडस्ट्री के लिए नहीं हो सकता। योगेश जी, पहले तो मैं कहूंगा कि ये 4 साल हैं राजस्थान के उद्योग जगत के लिए बिल्कुल ही बेकार रहे। राजस्थान को वापस से हमने बीमारू श्रेणी में पहुंचा दिया। सिंगल विंडो की बात करें तो जो करप्शन है आज भी इतना हावी है कि यहां पर की जो फाइलों का जो क्लियरेंस है वो हो ही नहीं पा रहा। अभी आप भिवाड़ी राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक एरिया है, 5 दिन पहले ही 70 उद्योगों को बंद करने का नोटिस थमा दिया गया। उसमें आयरन स्टील के, कुछ केमिकल की है। उसका रीजन क्या है कि जो हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो 6 महीने तक फाइलों को दबा के बैठा रहा है, वो क्लियरेंस ही नहीं दे रहा है। और अचानक ही एक दिन जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 6 महीने फाइल दबाई और सारे उद्योगों को अभी 5 दिन पहले जो है बंद करने का नोटिस थमा दिया। राजस्थान स्टाम्प ड्यूटी एक्ट की हम बात करें, वहां पर 50% क्लियरेंस है। यदि स्टाम्प ड्यूटी के अंदर वो फाइल रहने को तो 3 या 4 दिन में होती है, लेकिन 3 महीने से लेकर 4 महीने 6 महीने तक वो फाइलें क्लियरेंस नहीं हो पा रही है। तो कुल मिला के ये है कि प्रशासन की तरफ से इतनी जो स्कीम्स है व्यापारियों को उसको एक आसानी के तरीके से वो निकल जाए, वो किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे राजस्थान के अंदर जो भी नीति है, आज एसएमई सेक्टर की बात करी, वो सारी नीतियां उन उद्योगों को कोई बढ़ाने के लिए नहीं है। धीरे धीरे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, व्यापारी परेशान हैं। सरकार की कहीं भी मंशा नहीं है कि उनको जो है उद्योगों को जो है सपोर्ट करे। ऐसे भी सेक्टर पिछले 2 या 3 साल के हम देखेंगे कि उद्योग, आप चाहे जयपुर की बात करें, आप वीकेआई में चले जाएं, चाहे आप सीतापुरा में चले जाएं, 30% लेबर है ऑक्यूपाइड, 70% लेबर चली गई है। तो उद्योग धंधे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्यों चली गई? आज सपोर्ट नहीं मिल रहा। आज सरकार की तरफ से इंस्पेक्टर राज बढ़ रहा है, इंस्पेक्टर का राज का खतरा बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें। दूसरा, आपने जो है सरकार के अंदर जो करप्शन है, माइनिंग इंडस्ट्रीज को आप देख लें, आपका जो है घोटाला हुआ घूस का। आपका बनास में अभी कुछ ही दिन पहले जो है हाईकोर्ट की एनजीटी की सख्त टिप्पणी आई थी कि आपको जितना खनन करना था उसके 5 गुना खनन हो रहा है, वो भी अवैध खनन हो रहा है। लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो बजरी के दाम है, इस अवैध खनन की वजह से जो है रातों रात इतने बढ़ गए कि आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खत्म हो गई। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खत्म होने का सीधा सीधा असर आपका अनएम्प्लॉयमेंट पर पड़ा है। चलिए, हाँ, मैं वापस आऊंगा आपके पास में छंगानी साहब, क्योंकि चेलाव साहब को जवाब देने हैं। तो चले, एक कॉलर भी जुड़ गया हमारे साथ आसिन से, मंजूर अहमद। मंजूर साहब का सवाल मुझे बताइए एक बार। चले, भीलवाड़ा की कॉटन मिल्स की बात की जा रही है, वो बंद हुई है। वो बंद की वजह से, जैसे आप कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, उसकी वजह से तो बेरोजगारी बढ़ेगी। खैर चलिए, छंगानी साहब, मंजूर साहब आपका जवाब मैं दिलवाऊंगा। मैं एक बार जरा छंगानी साहब से एक जानना चाहूंगा। छंगानी साहब, कुछ ऐसा माहौल हो सकता है कि हर सरकार, मुझे जहां तक महसूस होता है कि प्रदेश का भला चाहेगी, निवेश भी आना चाहिए, यहाँ के लोग जो हैं वो खुश रहे। वजह साफ है कि हर 5 साल बाद उन्हें एक कठिन दौर से गुजरने का वक्त का सामना करना पड़ता है, वो होता है चुनाव। और ये परीक्षा की घड़ी होती है डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी पार्टी के लिए। तो सरकारों की नीयत क्यों नहीं होगी कि वो चाहें कि हमारा निवेश भी आना चाहिए, व्यापारी भी खुश होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होना चाहिए? देखिए, मैं राजनीतिक दल की हैसियत से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो राय है वो तो है ही, पर प्रदेश के नागरिक होने के नाते कुछ मूलभूत बातें जो औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि हमारा प्रदेश अभी भी कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे प्रदेश के अंदर में मुख्यमंत्री ने और उद्योग मंत्री ने कृषि आधारित उद्योगों को उन्नत करने के लिए कोई विशेष योजनाएं नहीं बनाई है। और जब तक राजस्थान के अंदर में कृषि से संबंधित उद्योगों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक श्रमनिविष्ट उद्योग नहीं आएंगे और एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिलेगा। अब जो कुछ उद्योग हैं वो मुद्रा निविष्ट हैं, पैसा बहुत मिलता है उसके अंदर में, लगता है उसके अंदर में, पर एम्प्लॉयमेंट नहीं लगता, लोगों को काम धंधा नहीं मिलता।
राजस्थान के अंदर में जो जितनी भी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल मिलें थी सारी बंद हो गई। उदयपुर की बंद हो गई, विजयनगर की बंद हो गई, ब्यावर की बंद हो गई, पाली वाली बंद होने के कगार के ऊपर में है। तो और जो नई टेक्सटाइल के मिलें सिंथेटिक बेस्ड मिली हैं वो ऐसी है कि जहां पहले 1000 आदमी काम करते थे वो वहां पे 10 आदमी से काम चला लेते हैं। तो ये उद्योग नीति के अंदर में सबसे पहले जो ध्यान देने की बात हो ये कि हमारी नीति जो है वो श्रमनिष्ठ होनी चाहिए, मुद्रानिष्ठ नहीं होनी चाहिए। इसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे आपको छंगानी साहब, देखिए हर व्यापारी ये चाहता है, ये तो पक्का मान के चलना चाहिए कि कोई भी व्यापारी कहीं निवेश करने आता है वो चैरिटी के लिए बिल्कुल नहीं आता। हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि वो पैसे कमाने आएगा जो जेब से लगा रहा है, क्योंकि उसका तो भविष्य, उसके बीवी बच्चों का भविष्य, इसका रोजगार सारा उसी पे टिका हुआ है। तो ये तो तय है कि वो जो भी करने आएगा वो भी 2 पैसे कमाने के लिए आएगा। और देखिए ग्लोबलाइजेशन में हर व्यक्ति ये देखता है कि ओपन मार्केट है और ग्राहक भी कोई बाउंड नहीं है। अगर आज मुझे लगती है कि मेरे मुताबिक ये शर्ट अगर मुझे ठीक लग रही है, सस्ती है, जो महंगी है उससे बेहतर लग रही है, तो मैं वही खरीदूंगा। इसी तरह से ओपन जो मार्केट हो गया। आपने मूल प्रश्न को नहीं समझा। मैंने बोला कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की दिशा के अंदर में परिवर्तन किए जाने की जरूरत है। अब बंद होने की जहां तक बात है, आप रेडीमेड इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत बड़ा धक्का लगा है, हमारा बहुत एक्सपोर्ट कम हो गया उसके अंदर में। ये बात सही है कि ओवरऑल हम देखें कि हमारा एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट बढ़ गया है, जबकि उल्टा होना चाहिए। हैंडमेड इंडस्ट्री के अंदर में भी यही है, लेकिन राजस्थान से जो हैंडमेड इंडस्ट्रीज के अंदर में जो उद्योग विदेशों को जाता था माल, वो बहुत कम रह गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो है, ये अभी भिवाड़ी की बात कर रहे थे साथी, भिवाड़ी के अंदर में जो उद्योग जा रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश को जा रहे हैं और उसके अंदर में ज्यादा दोष सरकार का है, कारण की जो टैक्स नीति है, इनकी कर नीति है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। कारण कि हिमाचल के अंदर में जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं उद्योग लगाने के अंदर में, पानी देने के अंदर में, बिजली देने के अंदर में, वो सुविधाएं हम भिवाड़ी के अंदर में नहीं दे पा रहे हैं। खाली नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर में जापानी जोन और कोरिया जोन को छोड़ दिया जाए तो भिवाड़ी के और शाजापुर के आसपास में जितने भी उद्योग हैं उस सारे के सारे उद्योग बंद होने के कगार के अंदर में है। जैसे जयपुर के अंदर में, झोटवाड़ा के अंदर में, विश्वकर्मा के अंदर में आदि इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, व्यापारिक कारण भी हैं, आर्थिक वाइबिलिटी भी है, पर साथ ही साथ सरकार। तो आपको ये लगता है कि सरकार की जो पॉलिसीज थी वो बिल्कुल उनको नया जीवन नहीं दे पाई, इंडस्ट्री जो बंद के कगार पे थे, या कहें कि एक ऐसा माहौल नहीं बन पाया जो एक उद्योग जगत के लिए सकारात्मक कहा जा सके? ये सीधा आरोप है आपका? नीतिगत निर्णय उनके गलत हैं कुछ। चलिए मैं आऊंगा आपके पास में वापस, चलाओ सब आपके पास में आना चाहूंगा। मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजों का आपने जिक्र किया था। मैनिफेस्टो की अगर हम बात करें तो ये तो बहुत छोटी बातें हैं कि छोटे उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट सीमा हो रही है। एमएसएमई अगर कम हो रहा है तो मुझे लग रहा है घट रहा है उसका प्रोडक्शन, या मिलें बंद हो रही हैं। ये बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि आज पूंजी बड़ी हो बड़ी इंडस्ट्री के पास में, लेकिन आज भी जो जीडीपी में योगदान है, हमारा शेयर मार्केट है, वो एमएसएमई सेक्टर का है, खासकर एम्प्लॉयमेंट करने के लिए भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा था राजस्थान में कि एमएसएमई डे मनाएंगे हम, शायद मनाया भी, एक एमएसएमई दिवस भी मनाया उन्होंने। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रही है, सारी चीजें देख रही है, उनका खुद का इंटरेस्ट भी इसमें है। बावजूद उसके अगर एमएसएमई सेक्टर की ये पीड़ा है तो मुझे लगता है बहुत चिंतादायी बात है। देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान सरकार ने पिछले 4 वर्षों के अंदर उद्यमियों के लिए और उद्योगों के लिए बहुत कुछ किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से राजस्थान सरकार पिछले 2 वर्षों में लगातार केंद्र में प्रथम स्थान प्राप्त करी, पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान लिया है। और राजस्थान सरकार के प्रयास से केंद्र के UAM पोर्टल पर लगभग 2.25 लाख उद्योग पंजीकृत हुए हैं। 11,82,000 व्यक्तियों ने रोजगार के लिए और 31,257 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है। तो ये एक राजस्थान सरकार की उपलब्धि है। और अभी जो MSMI दिवस जो मनाया गया था 17 सितंबर को, और उस रोज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार जो दिया गया है, उसके अंदर मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें विशेष रूप से हम ये देख सकते हैं कि सूक्ष्म और लघु उद्योग, लघु मध्यम। चलिए
कोटा से भी एक सवाल है चिलावत साहब, वो आपको भी नमस्कार कर रहे हैं, जो सज्जन हैं वो नमस्कार। मिस्टर सादिक हैं कोई, वो कह रहे हैं कि जीएसटी और नोटबंदी से बहुत नुकसान हुआ है इंडस्ट्री का। कोटा की बात कर रहे हैं कि इससे नुकसान हुआ है इंडस्ट्रियलिस्ट को, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सरकारों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए और अब तो डिबेट हो चाहे सोच हो, ये होनी चाहिए कि वास्तव में हम पटरी पे वापस कैसे आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि नोटबंदी, जहां तक प्रश्न है, नोटबंदी जैसी अब समस्या कुछ रही नहीं है। बहुत आसानी से बैंकों के माध्यम से लोगों को नोट मिल रहे हैं। नहीं, अब नहीं रही, पर जो बंद हो गए थे उद्योग वो तो कुछ समय किसी भी एक बड़े परिवर्तन में निश्चित रूप से जब हम एक छोटा सा मकान बनाते हैं और उस मकान को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो निश्चित रूप से छोटी मोटी समस्या आती है। माननीय मोदी जी ने देश के अंदर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, ये नोटबंदी के माध्यम से जो जितने भी ये उन्होंने सुधार के प्रयास किए हैं, निश्चित रूप से कुछ समय के लिए परेशानी आई होगी, इसको स्वीकार करने में हमें कतई संकोच नहीं है। लेकिन अब नोटबंदी की वजह से न तो कोई व्यापार बंद हो रहा है और न किसी प्रकार के व्यापार करने में किसी को दिक्कत आ रही है। मेरा खुद का भी उद्योग है, मेरा खुद का भी इंडस्ट्री है, माइंस भी है मेरे, लेकिन अब ऐसा नोटबंदी का कहीं हमारे ऊपर असर हो नहीं रहा है। रहा सवाल दूसरा प्रश्न उन्होंने का है कि जीएसटी का मसला जो है, जीएसटी ये देश का एक बहुत, यानी कि मैं कहूंगा कि केंद्र सरकार द्वारा एक बहुत ही शानदार योजना लागू की है। पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रांतों के अंदर अलग अलग टैक्स की दरें होने की वजह से व्यापार व्यवसाय बड़े प्रभावित होते थे। हरियाणा हमारे पास लगता है, मध्य प्रदेश हमारे पास लगता है, उत्तर प्रदेश हमारे पास लगता है। अगर किन्हीं वस्तुओं में अगर वहां पर टैक्स में दरों में कमी है और अगर वो राजस्थान से अगर सस्ती हो रही थी तो राजस्थान का व्यापार प्रभावित हो रहा था। पूरे देश में एक देश एक टैक्स जो प्रणाली हमारी लागू हुई है जीएसटी के माध्यम से, निश्चित रूप से धीरे धीरे इसमें पूरे देश का व्यापार सुधरेगा। आपने बस एक बात कही है, माइनिंग की बात कही, माइनिंग से आप सीधे जुड़े हुए हैं। माइनिंग पॉलिसी लाने की बात, माइनिंग पॉलिसी नहीं, आप निवेश पॉलिसी लेके आने की बात थी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, प्लस आप लोगों का ये दावा था कि हम लोग माइनिंग को इंडस्ट्री का दर्जा देंगे, ये आपके मैनिफेस्टो में है जी। तो देखिए, एक अगर कोई गैंगसा लगा रहा है या कटर प्लांट लगा रहा है तो मुझे लगता है कि ये तो सब कुछ पहले से चल रहे हैं। इंडस्ट्री का दर्जा दिए जाने की वास्तव में व्यापारी वर्ग के लोग मिलते भी हैं। अभी तक के जो बजट है इसमें ऐसा कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं है कि जो वास्तव में उसका स्वरूप हम दे सके उसे। नहीं, निश्चित रूप से आपका और मैं माइनिंग से एसोसिएशन के माध्यम से हम लोगों ने कई बार सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया है और सरकार ने अभी भी हमारे खनिज मंत्री द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि इसकी दिशा में सरकार बहुत जल्दी इसका पर निर्णय लेगी। और मैं सहमत हूं। देखिए, दो बातें हैं बस यहाँ पे चिलावत साहब, कि आपने ये बात कही कि हम मिल रहे हैं, सरकार के पास अभी वर्किंग डेज के हिसाब से आप मान के चले 7 मंथ का वक्त है, मान के चलिए आप 8 महीने मैक्सिमम लगा ले सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं है अभी। क्योंकि जब लगता है कि आज आचार संहिता लगती है तो ब्यूरोक्रेसी का आप बहुत बेहतर समझते हैं और हम भी जानते हैं कि फिर वो बचने की कोशिश करते हैं। तो आपको लगता है कि वास्तव में निवेश लाने के लिए, मार्बल को इंडस्ट्री देने के लिए बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है आप लोग, अगर सीधे जानते भी हैं तो ये चीजें तो पहले 1-2 साल की प्राथमिकता में होनी चाहिए। जहां तक 4 साल पूरे कंप्लीट हम हमारे पास में पॉलिसी नहीं बन पाई। माइनिंग आज भी इंडस्ट्री के रूप में ही है, उसमें इंडस्ट्री का दर्जा देने नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात जो राजस्थान सरकार ने माइनिंग नीति बनाकर, तो इसके पीछे नियत क्या थी, मैं जरा समझना चाहता हूं। नहीं, क्यों किया गया था? नहीं, अनाउंस ये था कि हम खनिज नीति बनाएंगे और उसके माध्यम से जो आज पहले जो किसी को भी अपना माइन अलॉटमेंट करवाने के लिए जितनी विसंगतियों का सामना करना पड़ता था, राजस्थान सरकार ने खनिज नीति बनाई है और सीधा सीधा इसमें नीलामी प्रक्रिया को रखा है। जमीन मेरी है पर उसकी नीलामी होगी, पर साथ में सहमति मेरी भी होगी। सरकार ने उसमें कुछ त्रुटियां रही थी, तो अभी हम माइंस मिनिस्टर से मिले थे, उन्होंने ये कहा है कि भाई एक अगर जस्टिफाइड अगर नीलामी की दर नहीं आती है तो जो ओनर रहेगा, जो जमीन का मालिक है, जिस जमीन के अंदर खनिज संपदा है, जो जमीन का मालिक है, उस मालिक को हम जस्टिफाइड रेट के ऊपर ही उनको हम माइंस आवंटित कर देंगे। तो इससे 2-3 तरह के हमारे फायदे जो होने वाले हैं। एक तो यह कि जिसने अपनी जमीन खरीद रखी है उसको किसी भी प्रकार किसी तरह से ब्लैकमेल होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरी जमीन है, मैं सरकार को एक नीलामी की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत उसमें मैं खनिज का कार्य में कर सकता हूं। लेकिन मैं जो सबसे बड़ी बात कहना चाह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी इन सारी समस्याओं पर, उद्योग और उद्यमियों की सारी समस्याओं को ध्यान में रखा। अभी उन्होंने कहा है कि राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी गठन की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने निर्यातकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, उनके त्वरित और सुगम निस्तारण हेतु
एक्सपोर्ट ब्यूरो के गठन की भी उन्होंने घोषणा की है। निर्यातों के लिए मैं वही बात कर रहा हूं आपसे। आप काउंसिल गठन की बात कर रहे हैं, आपके इसके अंदर है कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेकर के हम आएंगे। पॉलिसी के साथ ही ये भी जुड़ा हुआ था, आप 3.38 लाख करोड़ का आप लोगों ने निवेश के लिए एमओयू भी करा लिया, जिसमें राजपाल सिंह जी ने कहा कि देश में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि 60% को हम धरातल पे उतार रहे हैं। जी, ये बड़ी बात बताइए। तो उतार तो रहे साहब, और राहत कैसे मिल पा रही है? इन दो लोगों की चिंता यही थी कि सरकार की तरफ से तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन नीचे ब्यूरोक्रेसी की कोई मॉनिटरिंग नहीं है, धरातल पे नहीं दिख रही, नहीं है। सबसे बड़ी बात ही यही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे वास्तव में स्वीकार करना चाहिए। अभी हालांकि आज वक्त नहीं है बात करने का। पुष्पेंद्र सिंह जी आपके एनर्जी मिनिस्टर हैं, वो सीधा इंडस्ट्री से जुड़ा है, एनर्जी का काम भी। उन्होंने बड़ी रोचक बात बताई कि साहब हम छीजत में ही 3.28 आ गए हैं। वो ट्रांसमिशन की बता रहे हैं, जो एक उससे आप एक जगह से दूसरी जगह के में बीच में कुछ छीजत तो 40% के आसपास चली गई। ये सबसे कल हम जब चला रहे थे तो कुछ लोगों ने बाकायदा कॉल करके कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं आप कि छीजत 2% 3% पे आ गई है। तो बड़ी रोचक बात है, फिर तो घाटा ही खत्म हो जाएगा सारा, जब अगर आप इतनी छीजत कम कर लेंगे। तो कोई चीज अगर वास्तव में ऐसी है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हमारा सबका ध्येय होना चाहिए कि बिजली जो किसने कंज्यूम ही नहीं किया उसके भी बिल में जुड़ के आ रहा है। या कहें कि अगर वास्तव में निवेश हम चाहते हैं, इंडस्ट्री को बिल्कुल वैसा दर्जा दिया जाना चाहिए जैसा होना चाहिए, तो उसमें स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमारे स्तर पे कहीं कमी है। और मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आप लोगों की नियत पर कोई शक भी नहीं है, लेकिन नीचे से वही बात सिंगल विंडो को सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन व्यापारी आज भी त्रस्त है। मैं आपसे जानना चाहूंगा अजय जी कि वास्तव में सरकार का भी जो रिमेनिंग टाइम है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या अपेक्षा और उम्मीद करती है एक व्यापारी आम जनता की वास्तव में राजस्थान में ये होना चाहिए? अब देखिए, हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमेशा से मंशा साफ रही है और हमेशा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और उस चीजों के लिए हमेशा उनका मंशा रही है कि किसी तरह से रहे। जैसा कि अभी बताया गया कि उन्होंने अभी हमारे चेलावर साहब ने बताया कि 31,000 करोड़ के निवेश हुए, और अभी आप ही बता रहे हैं कि 3.5 लाख करोड़ के अपने एग्रीमेंट हुए थे। तो बेसिक अगर देखा जाए तो जो चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए वो इंप्लीमेंटेशन में बहुत कम हो रखी है। साथ अब जैसे बिजली की आप बता रहे हैं, बिजली की सुविधा नहीं मिलती इंडस्ट्री को। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर देखा जाए, छूट नहीं कि आप कहीं से भी ले सकते हैं। हाँ, सीमेंट वो भी छूट नहीं कि अपन कहीं से ले सकते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री राजस्थान की ईंट की हड्डी में से हुआ करती थी, उसके अंदर काफी डाउन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारी आज जो आप कहना चाह रहे हैं कि उसके अंदर हमारी मंशा के साथ साथ के अंदर इंप्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा कमी है। हमारा रत्न इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री है, वो पहले की तुलना में काफी डाउन हो चुकी है। जो राजस्थान के अंदर हैंडीक्राफ्ट काफी डाउन हो चुका है। तो सरकार को इसकी तरफ अभी भी ध्यान देके अगर सरकार काम करे तो काफी हद तक कुछ काम कर सकती है। और इसमें जैसे अभी बताया, नोटबंदी से इतना फर्क जो पड़ा था वो खत्म हो गया, पर जीएसटी का जो फर्क है वो आज भी अभी तक बरकरार है। और जीएसटी के अंदर जैसे इन लोगों ने अभी बताया कि काफी ज्यादा 28% हैंडीक्राफ्ट पे लग देंगे, उसके बाद में कम किया, तो इंडस्ट्री अभी तक भी उस से उबर नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे को बहुत बड़ी जरूरत है कि सरकार का हमारे पर पूरा हाथ रहे, सरकार इन सब चीजों को आगे करे। इंडस्ट्रियलाइजेशन नोटबंदी और जीएसटी के बाद में व्यापारी वर्ग बहुत बुरी तरह से कह सकते हैं काफी डाउन हो चुका है। सरकार से पूरी मंशा है कि आगे आने वाले समय में जितनी जल्दी से जल्दी हम लोग को जो राहत दे सकती है वो राहत दे, पर अभी जो दे रखी है वो काफी नाकाफी है। हम लोग को उम्मीद है कि सरकार से हम लोग को इसमें बहुत ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिए। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, और मुझे लगता है कि आने वाला जो कमिंग डेज है वो किसी भी सरकार के लिए, सरकार को ही बैठ जाए, नीति साफ है कि हम जनता को राहत दे सकते हैं, लेकिन चाकर के भी नहीं दे पाएंगे। वजह साफ है, 7वां वेतन आयोग सहज नहीं है, उसको भुगतना बहुत बड़ा एक सरकार के सर पे एक बर्डन होगा। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, अभी जब इतने डाउन थे तो हम फेस नहीं कर पा रहे। अगर उसी के अंदर अगर सरकार अगर चाहकर के एक्साइज ड्यूटी कम करती है, पब्लिक को राहत देने के, वही राहत दी जा सकती है, तो सरकार के खजाने पर असर पड़ेगा। सरकार चाहेगी कि हमारे खजाने पे भी असर नहीं पड़ना चाहिए। तो सीधा सीधा है कि महंगाई की मार, या कहें कि उद्योगपति अगर ये मनसा पाले बैठे हैं कि हमें कुछ राहत की उम्मीद है, मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और परिस्थितियों में किसी तरह की राहत मिल पाएगी। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। मैं वसुंधरा राजे के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं सरकार के 4 साल की सीरीज की। आज हम चर्चा कर रहे हैं इंडस्ट्री को लेकर, उद्योग को लेकर के। मैं एक बार वापस आपके पास आना चाहूंगा चेलावत साहब
सिंगल विंडो सिस्टम सरकार किसी के भी वक्त, मेरा तो ये मानना है कि सरकार कोई बदले, अगर सिंगल विंडो देखो ब्यूरोक्रेट्स तैयार करते कहीं ना कहीं देख करके आते हैं, उनकी भी नीयत साफ होती है। अगर शिकायतें मिलती हैं कि वास्तव में काम क्यों नहीं हो पा रहा, वो सिंगल विंडो होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने बना तो दिया कि सिंगल विंडो क्लियरेंस है इस पे कि आप आइए और यहां पे इसके बाद में सारी चीजें होंगी। गुजरात नरेंद्र मोदी के मॉडल को देखिए, चाहे आज वो अलग दिशा में जा रहा हो, कुछ भी हो, वो इश्यू नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, आम आदमी जानता है कि एक मॉडल विकास का गुजरात मॉडल आया, जहां पे फाइल और ब्यूरोक्रेट एक इन्वेस्टर के पीछे घूमते थे, इन्वेस्टर उनके पीछे नहीं जाता था। कई मित्र हमारे भी गए, उनसे हमने बात भी की कि साहब गुजरात है, अगर हमें देखना है अगर इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है तो आप वहां देखिए। शिवराज सिंह चौहान ने फॉलो किया है। तो हमारे ऐसा क्या है कि आप लोग, सबकी नीयत भी होती है कि आना चाहिए, मुख्यमंत्री कुछ समर्पित भी है, कितनी इन्होंने मेहनत की है, बावजूद उसके हमारी जो स्थिति है सिंगल विंडो पे आज भी हम सवाल खड़ा करा रहे हैं। नहीं, सिंगल विंडो योजना जो है वो निश्चित रूप से आज भी कारगर है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब उद्यमी होता है उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सिंगल विंडो पे देके कहीं मैं अपने प्रोजेक्ट को कहीं विलंब हो जाएगा, इसमें लेट हो जाएगी, तो वो खुद ही पीछे पीछे दौड़ता है। आज आप देखिए कि 4 साल के अंदर 6 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों ने राजस्थान के अंदर उद्योग स्थापित किए हैं। जापान सरकार के आग्रह पर प्रदेश में बिलोट के अंदर दूसरा जापानी जोन हमने तैयार किया है, स्थापित किया है, और 25 नए औद्योगिक क्षेत्रों पूरे जिले के अंदर हमने स्थापित किए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई उद्योगों का आना नहीं हो रहा है या निवेश नहीं हो रहा है। आज भी आप देखिए कि 2204 उद्यमियों द्वारा मैं एक निवेदन कर रहा हूं जलावत साहब, इसमें कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा। वो इंडस्ट्रीज पर्टिकुलर किसी जोन के लिए आ रही हैं, वो इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है, ये बात सही है कि हमारे टैक्स भी मिलेगा, हमारे एम्प्लॉयमेंट भी होगा, लेकिन वो ऐसी इंडस्ट्री है कि वो कहीं पे भी लग जाएंगी इंडिया के अंदर या दुनिया में, उनको चलना ही है। गाड़ियां अगर बनेंगे तो चलेंगी, बाइक बनेंगे तो चलेंगे। अगर राजस्थान में लग रहे तो राजस्थान को रोजगार मिलेगा। सर मैंने कहा ना सर कि वो कहीं पर, लेकिन वो ऐसी इंडस्ट्री है जिनके लिए हमारी उनकी कंडीशन ये होती है कि आपको ये करना पड़ेगा तो हम आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। उनके लिए तो पूरे मुल्क के अंदर कोई भी स्टेट बैठा हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्लॉट जिनको दे दिया गया उनकी क्लियरेंस नहीं हो पा रही है। वो कह रहे हैं हमें एनओसी तो दीजिए सर, हमारे सर पे बाहर भी आ गया बैंक का भी और हम चुका भी नहीं पा रहे, अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर सकते। थोड़ी सी जानकारी, जो कुछ पॉलिसी जिस तरह की है ना, वो आपको जानकारी दे दूं कि रीको द्वारा जितने भी भूखंड आवंटित किए जाते हैं उसमें किसी भी प्रकार की क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं होती है। एक दो जो उद्योग है जिसके अंदर के पर्यावरण नहीं, जिसके अंदर सर मैं जो कहा एनओसी अगर मैंने प्लॉट लिया है ऑक्शन में या मुझे अलॉट हुआ है, उसके एनओसी तो रिको देगा, तभी तो बैंक वाले मुझे पैसे देंगे। एनओसी नहीं, उसमें एनओसी नहीं होती है। बहुत सारे लोग, मैं आपको इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ और मैं आज भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन झालावाड़ का मैं अध्यक्ष हूँ, झालरापाटन हमारा वहां पे। और मेरा सीधा इसमें, अगर उसने जिस प्रोजेक्ट के तहत भूखंड का आवंटन करवाया है, आवंटन के बाद में उसको रिको के एनओसी की आवश्यकता नहीं है। उसके पास में जो आवंटन पत्र है और जो लीज डीड करवाता, लीज डीड का निष्पादन करवाता है, उस लीज डीड की कॉपी ही बैंक के अंदर सबमिट की जाती है और वो बैंक के उसके माध्यम से उसका ऋण स्वीकृत हो जाता है। राजस्थान फाइनेंस जो कारपोरेशन है, वित्त निगम है, वो उसकी रजिस्ट्री के आधार पर उसको देते हैं। प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट के तहत उसने भूखंड आवंटित करवाया है, अगर वो प्रोजेक्ट चेंज करवाते हैं तो उसमें जरूर फिर रिको से उनके एनओसी की आवश्यकता होती है। भाई हमने लिया था, मैंने कोटा स्टोन के लिया था और अब मैं मसाला उद्योग लगाना चाहता हूं, तब उसमें ट्रांसफर एनओसी की जरूरत होती है। सर ऑक्शन के जो विचारों ने लिए हुए हैं, आप सरप्राइज करेंगे। एक व्यक्ति मुझसे खुद से मिला कि सर 2 साल से मैं भटक रहा हूं, क्या तो इसमें मैं कमाऊंगा, और ये कहा कि मुझे कोई तो रास्ता बताइए कि मैं करूं क्या, इसमें मैंने कुछ गुनाह किया, आपके ऑक्शन में लिया और आप लोग मुझे दे नहीं रहे हैं, बैंक वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। आप या तो उस व्यक्ति को मुझसे मिलाइए, वो मेरा एक निवेदन है आपसे मिलाने नहीं, मैं ये नीति का है, नीति का मैं कह रहा हूं ना, नीति स्पष्ट, मैं आपको कह रहा हूं साहब, नीति साफ है कि अगर आपने रिको से ऑक्शन में या किसी भी प्रकार अगर आपने भूखंड लिया है, रिको में भूखंड के स्तर पर जब, अरे सर आप मेरी बात सुनिए, मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ हूं और मैं वहां का अध्यक्ष, और मैं महीने में जितनी मीटिंग होती है सारी मीटिंगों को मैंने अटेंड किया है। तो पहले मेरी बात सुन लीजिए आप, अगर साहब मेरी बात सुनिए आप, उसमें साफ है रिको में हम भूखंड आवंटन कर के लिए जब एप्लीकेशन लगाते हैं, हम अपनी प्रोजेक्ट लगाते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीजें होती है कि हमने किस प्रकार का मुझे उद्योग में लगाना है, क्या हमारी इसके अंदर कंडीशन रहेगी, हमें कितना बैंक से चाहिए,
कितना हमारा सेल्फ इन्वेस्टमेंट रहेगा, ये सारा पूरी बात मेरी बीच में आपको एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम तैयार करके लगाते हैं, उसके बाद केवल एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आपके हिसाब से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो बिल्कुल कारगर और सही काम कर रहा है, मान रहे हैं? अगर कोई उसको फॉलो करना चाह रहा है तो कारगर है, और अगर कोई अपने आप में बेसब्री है कि भाई मैं यहाँ से भी काम अपने द्वारा करवा लूं, वहां से काम मैं अपने द्वारा करवा लूं, तो अगर वो डायरेक्ट खुद फाइल लेके घूम रहे हैं तो बात अलग है, वरना सिंगल विंडो व्यक्ति अगर सिंगल विंडो के माध्यम से अपना काम करवाना, हर जिला उद्योग केंद्र के अंदर सिंगल विंडो स्थापित कारगर है, कायदे काम कर रही है। मैं केवल एक चीज कहना चाह रहा था, जो रीको से एनओसी की बात है, चेलावत जी ने कहा कि रीको तभी एनओसी दे रहा है जब आप कोई उद्योग धंधा चेंज कर रहे हैं। आप कोटा में देखिए साहब, है ना, लोगों ने अपना जो है इंडस्ट्री का जो चेंज कराने के लिए रीको में सैकड़ों लोगों ने आवेदन किया हुआ है बरसों से, और उसका खामियाजा उनकी अनुमति तो नहीं दी, उनकी लीज डीड कैंसिल का आपको नोटिस थमा दिए, नहीं किए। आप देखिए ना साहब, आप केवल सरकार को नीचा दिखाने के लिए आरोप लगा रहे हो। मैं दावे से कह सकता हूं, मैं दावे से कह रहा हूं अगर बिजनेस चेंज करने में लीज डीड कैंसिल नहीं हो सकती, सैकड़ों लोगों को नोटिस थमाए गए, कैंसिल के लीज डीड कैंसिल हो नहीं सकती है। आप इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया जाके देखिए, मैं आपसे प्रमाण मांग रहा हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं भी चुनौती दोबारा आप बहस करवाइए। अगर बिजनेस चेंज करने के लिए उसने आवेदन किया तो उसकी लीज डीड उनको निरस्त नहीं कर सकते। कागज लाके आपको दिखाने, बिल्कुल आप मुझे दिखाइए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ इस मामले में। आप लोगों का दोनों का मैं अगर होंगे तो CII से भी जुड़ी हुई है अलका जी। अलका जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म है, आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हैं, 2 पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर के भी हैं, आप बता सकते हैं कि वास्तव में कुछ चेंजेस देख सकते हैं पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार, कि हमारे यहाँ कुछ माहौल इस तरह का बना है कि वास्तव में इंडस्ट्रियलिस्ट आ सकते हैं? एक्चुअली देखिए, मैं बताऊं, पिछले 15 साल से मैं कॉर्पोरेट 20 साल से कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ी हुई हूँ, उसमें इंडस्ट्रीज भी हैं। अगर आज की डेट में कुछ तो ऑफकोर्स डेवलपमेंट हुआ है, वो मैं सरकार का उसमें कंट्रीब्यूशन मानूं या ना मानूं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, बट हर स्टेट ग्रो करती है, तो थोड़ा बहुत तो यहाँ भी हुआ है। जो जैपनीज जोन की बात हुई है, कोरियन जोन बनने जा रहा है, सीतापुरा में APIP हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क हमने स्पेशली बना रखा है, जेम्स एंड ज्वेलरी का एक अपने स्पेशली वो डाल दिया है। लेकिन जहां तक सिंगल विंडो की सवाल है, मुझे जहां तक फीडबैक कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट MSME से मिलता है, वो लोग परेशान हैं। वो कहते हैं, सबसे पहले आप लैंड बैंक के लिए लड़ रहे थे, यहाँ वो कहते हैं हमें जमीन ही नहीं मिलती राजस्थान में, हमको हरियाणा में गुजरात में जाके बहुत इजीली हमको हर सुविधा मुहैया करा दी जाती है और हम वहाँ उद्योग लगाने को तैयार है। हिमाचल में भी और हम तो, मैं नेबरिंग स्टेट्स की बात कर रही हूँ, जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, तो वो इस चक्कर में यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही नीति खराब है, राजस्थान सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी नीतियां बनाई हैं, बहुत सारी सुविधाएं देने की लिखित में और बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज द बिग प्रॉब्लम। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक सेकंड रोकना चाहूंगा। भिवाड़ी से एक कॉलर हमारे साथ में जुड़े थे, उनका साफ सवाल ये कहना है कि हम इंडस्ट्री तो हमारे स्तर पर जैसे भी डेवलप करते हैं, लेकिन सरकारें भूल जाती हैं कि भिवाड़ी में कभी भी कोई भी आके देख सकता है। बड़ी अगर इंडस्ट्री कहीं पे है, वहां तो सड़कें ठीक है, पानी की व्यवस्था हमारे नहीं हो पाती है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो मीडियम यूनिट्स जो है, कोई भी कभी भी देख सकता है किसमें कि उनका कहना है कि आप कहें तो मैं फोटो खींच के भी आपको डाल सकता हूं कि ये पोजीशन सड़कों की है, जिसमें तो एक ड्यूटी बनती है, पैसा देते हैं हम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बन पा रही है। जी, आप रेगुलर करिए। तो जो सुविधाएं एक इंडस्ट्रियलिस्ट को एक इंडस्ट्री लगाने के लिए चाहिए, सबसे पहले जमीन, फिर NOC, परमिशंस, नो ड्यूज, एवरीथिंग, उस प्रोसेस के अंदर वो पिस के कई बार बाहर निकल जाते हैं, वो यहाँ पे आते ही नहीं है। मैं बहुत बाहर के लोगों की बात कर रही हूँ, जो राजस्थान के उद्योग कर्मी हैं या उद्योगपति हैं और वो अपनी इंडस्ट्रीज को आगे इलेबोरेट या उसको एक्सटेंशन करना चाहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शायद मैनेज कर लेते हैं। सिंगल विंडो एग्जैक्टली व्हाट आई फील इज नॉट एट ऑल उतनी ज्यादा इफेक्टिव अभी तक। जो हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में नए उद्योग लगे हैं, ऑफकोर्स लगे हैं। महिंद्रा सेज की हम बात कर रहे हैं तो महिंद्रा सेज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई हैं, बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज आई हैं, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन महिंद्रा वर्ल्ड सिटी का ही माना जाएगा, क्योंकि वो लोग अकेले बैठ के वहां पे पूरी अपनी इंडस्ट्रीज को ला रहे हैं और उनको पूरी की पूरी फैसिलिटीज करा रहे हैं। और आप देखिए तो वहां पे अच्छी इंडस्ट्रीज आई हैं। तो जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी कर रहा है, SEZ कर रहा है, वो बाकी सारे इंडस्ट्रियल जोन में क्यों नहीं? तो वो भी अगर ऐसा सिस्टम हो जहां हम इस प्रोसेस को थोड़ा शॉर्टन करें और पर्सन हरास होके अपनी उम्मीद ना छोड़ के निकल जाए, ऐसा करें तो बहुत अच्छी बात है। हम राजस्थान मिनरल रिच स्टेट हैं, तो आप मिनरल्स वालों को देखिए, कितने सारे आपके मिनरल एसोसिएशन हैं, वो सब परेशान हैं।
अनाज मंडी वाले लोगों से बात करी तो वो परेशान है। कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है। नीति पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, बड़ी अच्छी बनाई गई हैं। अपने रिसर्जेंट राजस्थान किया, रिसर्जेंट राजस्थान में हमने इन्वेस्टमेंट को राजस्थान में लाने के लिए आई थिंक 1/4 ऑफ द टोटल MOUs अभी तक जमीन पे ही नहीं आ पाए। कहाँ चले गए वो सब, क्यों नहीं आ पाए हैं? तो कहीं तो हमारे उसमें गैप है। वी नीड टू चेक द सिस्टम एंड स्पीड अप द प्रोसेस। मैं कहना चाहूंगा कि रीको, आप जो कह रहे हो कि हमको जमीन नहीं मिल रही है, राजस्थान के अंदर रीको ने 12,475 एकड़ भूमि को अवाप्त किया और उसमें से 4,658 एकड़ भूमि को उन्होंने विकसित करके 1,813 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए और 2,617 करोड़ रुपए का उस जगह व्यय किया उस जगह रीको के द्वारा। ऐसा नहीं है तो उसमें लगी इंडस्ट्रीज कितनी आई सर? आप देखिए ना, अगर आपने कर भी दिया है तो वो इंडस्ट्रीज उसमें चालू कितनी हुई? नहीं, राजस्थान सरकार ने किया और उसके अंदर मैं बता रहा हूँ ना आपको कि वित्त निगम के माध्यम से 1131 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत हुआ, 795 करोड़ रुपए का ऋण वितरण हो चुका है, 19,800 व्यक्तियों ने 207 करोड़ रुपए का ऋण लिया। और उसमें आप सबसे बड़ी बात देखिए, गवर्नमेंट कहाँ पीछे हट रही है। पहले जो ऋण के अंदर प्रोसेसिंग फीस लगती थी उसको 50% मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे। आप तो सर इंडस्ट्री से खुद भी जुड़े हैं। मेरे एक बात पिछले कुछ साल से समझ में नहीं आ रही है। मैंने पहले भी कहा कि पार्टियों के और सरकार के जो रनिंग जो लोग कर रहे हैं उन लोगों पे मैं शक नहीं कर रहा हूं, ना मैं उन पे उंगली उठा रहा हूं। ये जो सारे सवाल जो निकल के आ रहे हैं, आपके सिस्टम कोलैप्स हो रहा है नीचे से, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और आप लोग उनके बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। यही स्टेट असेंबली में आप देख लीजिए, यही पार्लियामेंट में देख लीजिए। भाई अगर मान लो कि ये इनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, संगानी साहब कम्युनिस्ट हो सकते हैं, ये कांग्रेस से हो सकते हैं, अजय अग्रवाल साहब का किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर वास्तव में कोई बात कही जाती है तो मेरा ये मानना है कि उसका वेरिफिकेशन तो करवाया जाना चाहिए कि वास्तव में हमारे उद्योगपतियों की पोजीशन क्या है। नहीं, बिल्कुल सरकार गार्जियन होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। आज भी मैं कह सकता हूं, आपको दावे के साथ में कह सकता हूं, और आप कहेंगे जिस दिन हम चाहे वापस बैठ जाएंगे, ये क्या ब्यूरोक्रेसी के बनाए हुए पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि बिजली के अंदर छीजत 40% है और आपके मंत्री जी कह रहे हैं 3% है। कितना एक मतलब सिस्टम में। और मैंने बताया भी उनको कि सर आप प्रसारण की बात कर रहे हैं और कहां पे छीजत, जिसके लिए चेताया जाता है वो छीजत तो आप रोक ही नहीं पा रहे हैं, बढ़ती जा रही है। तो ये नहीं होना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए। अगर कहीं पे दिक्कत है तो बात की जानी चाहिए। सड़कें नहीं बनी हुई हैं, अगर भिवाड़ी से कॉलर फोन कर रहा है, ये दावा कर रहे हैं, तो दावा चाहिए नहीं है कि किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति ने आरोप लगाया हो। मेरा अपना मानना है कि अगर आज मेरे सिस्टम पे कोई सवाल खड़ा करता है कि आपके रिपोर्टर से येलो जर्नलिज्म में उतर आए हैं, तो सामने वाले को मैं थोड़ा वेट दूं कि हाँ वास्तव में कहीं है कि नहीं है। हो सकता है मेरा रिपोर्टर सही हो, लेकिन मैं वेरीफाई तो करूंगा उसको। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल सामने वाला अगर कुछ कह रहा है बिल्कुल गलत है और हम जो कह रहे हैं सही है। मुझे लगता है कि चश्मा उतारना होगा अगर वास्तव में प्रदेश का भला चाहते हो तो। योगेंद्र जी, हमारा कहना यह है कि क्योंकि जिस चीज में हम इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हमको जानकारी होती है, उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि अगर किसी को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफिकेट चाहिए, अगर उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर उसकी फाइल अगर कंप्लीट नहीं है और अगर उसमें देरी हो रही है, तो फिर हम उसको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दोषी ठहराएं, वहां तक गलत है। 6 महीने तक फाइल दबा के बैठ जाते हैं। नहीं, जवाब उनका मैं तो ये निवेदन करना चाहूंगा सर, अगर फाइल के अंदर कोई कमी भी है आप उसको नोटिस दीजिए, करेक्ट कराइए। दूसरा आपको डॉक्टर साहब आपको मैं जानकारी दूं, हर जिला उद्योग केंद्र में गुरुवार के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती है, उसकी कमेटी पहुंचती है। हर गुरुवार के हर जिला उद्योग केंद्र के अंदर अपने नए आवेदन लिए जाते हैं, पुरानों का उनका डिस्बर्समेंट किया जाता है। फिर भी अगर फिर भी सर ये अखबारों चलाओ साहब, ये अखबारों एक सेकंड सर, संगानी साहब एक बार के लिए देखिए, ये सर सारे समाचार पत्रों की हमारे यहाँ की भी खबर चली है, उन इंडस्ट्रियलिस्ट की बाइटें भी चली है हमारे यहाँ पे, बंद की गई है सिर्फ पोल्यूशन के कारण। ये बताइए कि रनिंग यूनिट्स कौन अपनी बंद करवाना चाहेगा? कौन बंद करवाना? को सुसाइड जानबूझ करके करना चाहेगा कोई? तो ये कौन बंद करवाना चाहेगा? आप कहते हैं कि ये हमारे सिस्टम बना हुआ है, 3 से 4 फला अधिकारी के मिलने का वक्त, 2 से 3 फिला अधिकारी का मिलने का वक्त। मुझे बता दीजिए, अगर 50% ऑफिसर आपके सचिवालय में मिल जाएं तो आप बता देना झूठ बोलते हैं। हम रोज देखते हैं लोग भटक भटक करके जाते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि कोई मॉनिटरिंग करने जाता है कि आपको फ्री छोड़ा हुआ है, किस समय से इस समय तक आप मिलेंगे? कितने अधिकारी मिलते हैं वहां पे? कितने अधिकारी मिलते हैं बता दीजिए। अगर कहीं परेशानी है तो बैठक की बात करें, मैं तो कहता हूं कि आपने सब कर रहे हैं, प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री किसी दिन भेजिए तो सही जाकर के कि वास्तव में जिला मुख्यालय पे वो बैठक चल रही भी है कि नहीं चल रही है। अब मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि सच में सरकार ने इस साल भी बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई, बहुत अच्छी पॉलिसी, लेकिन अगर उसका 50% भी हम इम्प्लीमेंट कर पाए सर,
तो हमारे प्रदेश का नक्शा बदल सकता है। बिल्कुल, और हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति है, सब अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर 6 महीने से उन व्यापारियों की पीड़ा अगर फाइलों में दफन हुई है तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आपने कितने रिमाइंडर भेजे इन लोगों को, इंडस्ट्री बंद कैसे हुई है। इंडस्ट्री बंद एक व्यक्ति को तकलीफ देने की बात नहीं है, सैकड़ों उन परिवारों को तकलीफ झेलनी पड़ती है जो उस इंडस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। बिल्कुल सही, ये सोचने वाली बात है। बिजली कंपनी की आपने बात करी तो मैं आपको बता देता हूं कि पूरे देश की सारी बिजली कंपनियों का मिला के घाटा 3 लाख करोड़ से ऊपर है। उसमें राजस्थान की बिजली कंपनियों का घाटा 1 लाख करोड़ से ऊपर है। आपने दिया? किसने? आपने दिया? किसने दिया? आपकी गवर्नमेंट ने दिया। आपकी गवर्नमेंट ने दिया। राजस्थान सरकार ने तो उनका घाटा कम करने के लिए अपने ऊपर लिया है। चीजत को रोक अपने ऊपर लिया है। आप केवल इंडस्ट्री पे आगे मत करिए। 4-5 मिनट सरकार ने हमारे टैक्स दिया है। हाँ दिया ना, तो इसका मतलब थोड़ी कि आप आपका सरकार जो सरकार उसको अगर मेंटेन कर रही है तो सरकार दावा करेगी कि हमारे द्वारा किया गया। आज की तारीख में यदि मैं प्राइवेट एक्सचेंज से बिजली खरीदना चाहता हूं तो बिजली कंपनियां मेरे ऊपर इतना वर्डन थोप रही है ट्रांसमिशन के लिए कि मेरे को जो है वो प्राइवेट की भी सस्ती नहीं मिल रही है। सरकार कहां से लाती है पैसा? सर एक बार मैं बोलना हमारे डेवलपमेंट का पैसा काट करके सरकार अगर किसी को देती है। संघानी साहब एक बात, प्राइवेट कंपनीज इतनी बिजली सरप्लस उत्पादन कर रही है राजस्थान में, सरप्लस, लेकिन जनता तक पहुंचे कैसे? हमारे पास सोलर से बिजली बनने का सरप्लस है और मेरे टच में है 5-6 कंपनियां जो यहाँ पे प्लांट लगा के और अपनी सरप्लस बिजली देना चाहती हैं और भटक रहे हैं पिछले कई महीनों से। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ उनके साथ कि उनको कहीं ना कहीं ग्रिड में जगह मिले जहां वो अपनी बिजली बना के दे सकें और आप ट्रांसमिट कर सको, लेकिन परेशान है। अच्छा, एक्सपोर्ट की मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूँ। एक बात छंगानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी छंगानी साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि इन्होंने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में बहुत खर्च करने की बात कही है। स्किल डेवलपमेंट का महकमा लेबर डिपार्टमेंट के जुड़ा हुआ, इसलिए मैं जानता हूं जिस तरीके से ट्रेंड इंजीनियर्स आज दर दर भटक रहे हैं, ट्रेंड डॉक्टर्स भटक रहे हैं और दूसरे ट्रेंड लोग भटक रहे हैं, उसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट के बाद में लड़के हाथ में डिग्रियां लेकर के और सर्टिफिकेट लेकर के भटकते रहेंगे। उनको काम धंधा देने के कहीं भी बात नहीं है। आप उनको सर्टिफिकेट पकड़ा दोगे तो उससे उद्योग थोड़े बन जाएगा कोई। इसलिए इस पॉलिसी को भी फिर से रिव्यू किए जाने की आवश्यकता है कि एक आदमी को स्किल डेवलपमेंट के अंदर में आप ट्रेन करने के बाद में कौन से उद्योग के साथ जोड़ रहे हैं। जब तक आप उनको किसी उद्योग के साथ नहीं जोड़ेंगे ये फालतू का खर्चा है। कुछ इंडस्ट्रीज ने ITIs को अडॉप्ट कर लिया है, वो अपने मतलब लोगों को अपने हिसाब से ट्रेन करके ले रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम संख्या में, बहुत कम है। उनको मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, हो सकता है कि मैं तो आप जो बात करें उसमें मेरा ये मानना है कि स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा विजन है और जाना भी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन आज अगर जापानी जोन है वहां पे किस तरह की स्किल चाहिए, लेबर को स्किल्ड उसी तरह से किया जा सके। अगर ऑटोमोबाइल में करना है तो मेरा ये मानना है कि वास्तव में प्लेसमेंट उसी तरह से दे, लोगों का एक वो हो कि आपको इस सेक्टर में ये काम करना चाहिए ताकि ज्यादा ठीक रहे। लेकिन अब पता नहीं एक्सरसाइज कितनी है। नहीं, मैं तुझे बताऊं, मैं उस इंडस्ट्रियल टपुकरा और भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में गई हूँ। यहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो होंडा कार्स है, चाहे वो सेंट गोविंद ग्लासेस है, चाहिए है, इन्होंने अपने खुद के आसपास के बच्चों को खुद ने 6 महीने साल भर की ट्रेनिंग देनी शुरू करी है। ऐसा होना चाहिए। तो वो बड़ी कंपनीज अफोर्ड कर सकती है क्योंकि वो उन्होंने पूरे ट्रेनिंग सेंटर्स लगा रखे हैं। लेकिन बाकी छोटे जो लघु उद्योग हैं या MSMEs हैं, उनको अभी इतने उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो वो हमको चाहिए कि जो हमारा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो हम उनके साथ अटैच करें, उनके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग करें, सो दैट जो आप जो कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट आगे बढ़ रहा है वो ना बढ़े और स्किल्ड लोग सारी इंडस्ट्रीज को मिले। मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, एक मिनट जरा, मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। आपके नेमराणा के अंदर में डाइकिन नाम की इंडस्ट्री जो रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, ये एयर कंडीशन बनाते हैं, उन्होंने आपके स्किल्ड डेवलपमेंट के लोगों को लेना बंद कर दिया है और खुद अपने लोग लेते हैं। बोले हमको ये स्किल्ड के लोग नहीं चाहिए, हम खुद अपने लोग लेंगे और उनको ट्रेन करेंगे। और ये सारे उद्योगों के अंदर हो रहा है। बाकी अभी माइनिंग इंडस्ट्रीज की बात हुई, उसके बाद में सिंगल विंडो की बात हुई, बहुत सारी बातें हुई। इसका मूल कारण है कि राजस्थान सरकार के अंदर में करप्शन खत्म नहीं हुआ है। इसको मान करके चलिए, आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी बिना पॉलिटिकल प्रोडक्शन के वो करप्ट हो नहीं सकती। आपकी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है टोटली, और उसको राजनीतिक संरक्षण है। जो काला कानून विधानसभा के अंदर लाया गया और बाद में उसको दफन कर दिया गया, उसका भी कारण यही था कि उन ब्यूरोक्रेट्स को बचाया जा रहा है।
तो इन तमाम चीजों को बहुत गंभीरता से देश का डेवलपमेंट रुका हुआ है। हम जो खान घोटाले में प्रूव्ड है उनको वापस ले लिया गया उनको अशोक सिंघवी जी को उससे ज्यादा क्या हाल कर दिया गया सब कुछ। बहुत बड़ा तमाचा है ये, बहुत ज्यादा, बहुत अनफॉर्चुनेट है। इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट को एक चीज और कहना चाहता हूँ। चले करप्शन के ऊपर एक बार चलाओ साहब बोल दीजिए कि करप्शन का आपको महसूस होता है कि कहीं शिकायतें आती हैं आपके पास में करप्शन है? सरकार का साफ साफ दृष्टिकोण है और जो अध्यादेश लाया गया था उसमें भी साफ था कि जो निर्दोष है उसको तो कहीं ब्लैकमेलिंग या किसी धौंस धपट का या किसी प्रकार से ब्लैकमेल होने का अवसर ना मिले, और दूसरा जो दोषी है उसको निर्धारित समय के अंदर उसके खिलाफ आरोप पत्र तैयार करके और उसको दोषी को सजा मिलने का प्रावधान है। जो आप जिसको आप सो कॉल्ड काला कानून बोल रहे हो उसमें सरकार की मंशा साफ थी। अध्यादेश जो लाया गया था उसमें सीधा सीधा था। अभी क्या हो रहा है कि उस अध्यादेश के अभाव में ये स्थिति हो रही है कि जो दोषी है उसको भी हम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। अगर उस जबकि उसमें टाइम बाउंड था कि 180 दिन के अंदर अंदर इसको आपको रोक मेरी बात सुनो, उसमें टाइम बाउंड नहीं था, उसमें आपत्ति नहीं है, उसमें टाइम बाउंड नहीं था, उसमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति ये है कि उसका नाम डिस्क्लोज करने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आज अलका जी सोशल मीडिया पे डालना है इनको कि फलाना व्यक्ति रिश्वत ले रहा है, ये डाल नहीं सकती। पहले तो संभव है ये पहले एप्लीकेशन लगाएंगे कि सर मुझे इसके खिलाफ कुछ नाम। आप योगेश जी देखिए जितने भी इस प्रकार के मैटर आते हैं आप 10% ज्यादा प्रूव नहीं होते हैं। 90% तो कई बार अधिकारियों के, नेताओं के, पत्रकारों के खिलाफ केवल इसलिए कि इसको नीचा दिखाया जाए इसलिए झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं। सरकार को पॉलिटिक्स अलग चलती है, अधिकारियों को बचाने के लिए अधिकारी ही बैठते हैं तो निर्दोष बताएंगे उसमें क्या बात है? वो सिस्टम ही गलत है। जो सामने देखिए आय से ज्यादा संपत्ति जोड़ने वाले ऑफिसर्स निकाले गए थे उनको वापस ले लिया गया। सर इससे ज्यादा क्या अनफॉर्चुनेट हो सकता है? ऐसे कई एग्जाम्पल है राजस्थान के अंदर। चलिए बिल्कुल ये बात सही है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिन्हें पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके विचार करना चाहिए कि ये ऐसा हो रहा है। तो हम तो खुद भी कह रहे हैं कि सरकारों की नीयत पे कोई शक नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टीज को तो हर 5 साल बाद जाना है। अगर कोई आईएएस बन गया है तो उसका तो रिटायरमेंट का जो टाइम 58 साल, 60 साल, 65 साल, 62 साल जो भी सरकार निर्धारित करती है उसके टेन्योर में वो पूरी तरह से नौकरी करके जाते हैं। लेकिन सरकारों को विश्वास नहीं होता है कि अगर आज को प्रतिपक्ष का व्यक्ति कोई बात कर रहा है, और मैं ये नहीं कह रहा कि वर्तमान सरकार की स्थिति है, पूर्ववर्ती सरकार की भी स्थिति यही थी कि अधिकारियों के ऊपर अगर कोई आरोप लग रहा है मंत्री असेंबली में ऐसे खड़े हो जाते हैं कि बिल्कुल जैसे उनके दुखती रख पे किसी ने हाथ रख दिया हो। भैया अगर सही है तो बोलना चाहिए। पहले का भी हमने इतिहास देखा, राजस्थान की विधानसभा का भैरव सिंह शेखावत को भी हमने देखा है, चाहे हरदेव जोशी हो, श्रीचरण माथुर हो, चाहे दूसरे लोग हो, उनको सबको देखा है। उनका साफ होता था अगर किसी ने आरोप अगर विधानसभा में लगाया है तो बाकायदा उसकी जांच होती थी, तो खारिज कर दिए जाते। जी छंगानी साहब, मैं आपको एक अनुभव सुनाना चाहता हूं। अभी किसानों का धरना चला दिल्ली के अंदर में, तो एक डेपुटेशन को राष्ट्रपति ने बुलाया। राष्ट्रपति ने बुलाया तो उन्होंने कहा कि भाई आपको क्या, बोले करप्शन बहुत है। उन्होंने कहा लगा मेरी सरकार है तो भी खत्म नहीं हो सकता और आपकी सरकार आएगी तो भी खत्म नहीं हो सकता। ये ब्यूरोक्रेसी को जब तक नहीं बदला जाएगा सर, लेकिन उसका आधार क्या? ब्यूरोक्रेसी को पूरी को बदल के हम सिस्टम कौन सा कर सकते हैं? उनको शिष्ट किया जाए जब तक ये करप्शन खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि ये इंडस्ट्री से रिलेटेड चर्चा है तो मैं आपको उसमें एक चीज और जो क्योंकि बताया था कि एक्सपोर्ट के लिए का वक्त है हमारे पास, उसमें तो एक्सपोर्ट की बात करें तो राजस्थान के अंदर पूरे देश के अंदर 1900 जो एक्सपोर्टेड ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनमें से केवल 55 EOU हैं। तो देश में हमारा प्रतिशत जो है बहुत कम है और टोटल देश के जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें राजस्थान का पार्ट केवल 2% है। हम 2% ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। सेज पूरे देश में कितने, हमारे यहाँ पे केवल जिनकी फॉर्मल अप्रूवल है वो केवल 9 सेज हैं जिनको जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने फॉर्मल अप्रूवल दी हुई है। तो सरकार यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट को EOUs को बढ़ाना पड़ेगा, ये सेज को बढ़ाना पड़ेगा और ये नीति लानी पड़ेगी कि हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। मेरा तो ये मानना है, माफी चाहूंगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। लबो अब यही है कि देखिए कोई भी इंडस्ट्री अगर आती है तो वास्तव में उसको ध्यान में रख करके पॉलिसी अगर आप बनाना चाहते हैं, उसे राहत देना चाहते हैं तो पॉलिसी वैसे ही बननी चाहिए। हमारे यहाँ पे आज भी इस बात का बड़ा अभाव है कि कोई उद्योगपति आना नहीं चाहता है। अब चाहे दावे कितने भी किए जाएं लेकिन रियलिटी जो है वो थोड़ी स्वीकार करने की आज महिंद्रा में है। वो देखिए महिंद्रा अलग है, कोरिया जोन का अलग सिस्टम है, जापानीज जोन का अलग है, लेकिन MSME सेक्टर के जो लोग हमारे यहाँ के अपने निवेशक हैं उन पे भी गौर फरमाना बहुत जरूरी है। और मैं तो कहूंगा कि अगर वास्तव में किसी भी माध्यम से कोई शिकायतें मिलती हैं, हो सकता है झूठी हैं, लेकिन आप मॉनिटरिंग तो करिए उनकी।
सामने वाले को देखे तो सही कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से भटकता फिर रहा है, तब मुझे लगता है कोई विकास का मॉडल सही हो सकता है। चाहे पुलिस कितनी बना दीजिए, कोई भी सरकार आए, अदरवाइज तो ये स्थितियां सुधरनी नहीं है। हम चर्चाएं करते रहेंगे, व्यापारी भुगतता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि क्रम टूटना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रस्तुत है राज्य